हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने कोल्ड वार के बारे में तो बहुत जगह पर सुन रखा होगा, पर क्या आपको पता है कि कोल्ड वार यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में कैसे स्टार्ट हुआ? जबकि वर्ल्ड वार 2 के दौरान सोवियत यूनियन और यूएस ने मिलकर जर्मनी को हराया था, पर वर्ल्ड वार के खत्म होने के तुरंत बाद ही सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में एक जंग छिड़ गई, जिसे कोल्ड वार नाम दिया गया। और सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज भी सोवियत यूनियन के खिलाफ हो गई। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से सोवियत यूनियन के खिलाफ ये सारी कंट्रीज खड़ी होने लगी? तो चलिए बगैर किसी देरी के इस कोल्ड वार की पूरी कहानी को इस वीडियो में जानते हैं। 1945 में जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो यूएस ने फ्रीडम और कैपिटलिज्म को पूरी दुनिया में बढ़ावा दिया, पर दूसरी तरफ सोवियत यूनियन जो कम्युनिस्ट सिस्टम को लाना चाहता था, जिस वजह से यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में एक मतभेद चालू हो गया, जिसने कोल्ड वार को जन्म दिया। क्योंकि कम्युनिज्म कैपिटलिज्म और फ्रीडम के बिल्कुल खिलाफ था, जिस वजह से यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज चाहती थी कि सोवियत यूनियन को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके, जिससे वो पूरी दुनिया में फ्रीडम को फैला सके। और इसी वजह से वर्ल्ड वार 2 के बाद सोवियत यूनियन का जो ग्रुप था, जिसमें 15 कंट्रीज शामिल थी, वो वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस के खिलाफ हो गया। और दोनों ही ग्रुप्स के लोग एक दूसरे को गलत साबित करने की रेस में जुट गए, जिसके बीच उन्होंने बहुत सी अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ी और अलग अलग तरीके से भी लड़ी, जिसमें स्पेस रेस भी शामिल है। सो चलिए एक एक करके इन सारी डिटेल्स को समझते हैं। सोवियत यूनियन जो था, जिसे यूएसएसआर भी कहते थे, जिसकी शुरुआत 30 दिसंबर 1922 को हुई थी, जिसमें 15 देश शामिल थे और इनके कुछ मेन लीडर भी थे, जिनमें जोसेफ स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव, लियोनिड ब्रेज़नेव और मिखाइल गोर्बाचेव भी शामिल थे। ये उसके कुछ मेन लीडर थे जो यूएसएसआर या फिर कहें सोवियत यूनियन को चला रहे थे। सोवियत यूनियन की जो आइडियोलॉजी थी वो कुछ यूँ थी, जिसमें वो क्लासेस सोसाइटी को नहीं चाहते थे और उनका ऐसा मानना था कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सभी को उसमें बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, कोई फार्म हाउस हो या फिर कुछ भी हो, जिसको सबको मिलकर चलाना है और जिसमें सभी का हिस्सा होगा, जिससे कोई भी एक दूसरे पर ज़्यादा काम ना डाल सके और सब मिलकर काम करें। और जितनी भी चीज़ें उस फैक्ट्री में बनाई जाएंगी वो पब्लिक की डिमांड के हिसाब से ही होंगी, ना कि पैसे कमाने के हिसाब से। जिस चीज़ की जितनी डिमांड होगी उतना ही उस चीज़ को प्रोड्यूस किया जाएगा। और सोवियत यूनियन के इस कम्युनिज्म सिस्टम में और भी चीज़ें शामिल थी, जैसे किसी भी सोसाइटी में और कहीं पर भी कोई क्लासेस नहीं होंगी, कोई कास्ट या फिर धर्म के हिसाब से बड़ा या छोटा नहीं माना जाएगा, सबको एक बराबर ही चीज़ें दी जाएंगी, चाहे वो किसी भी कास्ट या फिर धर्म का हो। और दूसरी चीज़ इसमें शामिल थी कलेक्टिव ओनरशिप की, जिनमें जितने भी एसेट्स, फैक्ट्रीज और फार्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं, उन सभी की ओनरशिप को मिलकर ओन किया जाएगा, उनका कोई भी पर्सनल ओनर नहीं होगा। और इस कम्युनिस्ट सिस्टम में और भी चीज़ें शामिल थी, और इस कम्युनिस्ट सिस्टम को कार्ल मैक्स और फ्रेडरिक एंजलिस ने दिया था। उन्होंने 1848 में अपनी किताब पब्लिश की थी, जिसका नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और इस किताब में सारे ही कम्युनिज्म के रूल और चीज़ों को समझाया गया था। और इसी कोल्ड वार के दौरान यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के 12 देशों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नाटो या फिर वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें शुरुआती दौर में 12 मेंबर्स थे और धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी देशों के बीच में फैल गया। और अब चलते हैं उन घटनाओं पर जो इस कोल्ड वार के दौरान ही लड़ी गई थी, जिसमें न्यूक्लियर आर्म रेस भी शामिल है। सोवियत यूनियन को जो सबसे बड़ा खतरा था यूएस से, वो उसके न्यूक्लियर वेपन से था, क्योंकि उस टाइम पर यूएस एक ऐसा नेशन था जिसने न्यूक्लियर वेपन को बना लिया था और उसे 1945 में जापान पर टेस्ट भी कर लिया था। और सोवियत यूनियन को इस चीज़ से बहुत बड़ा खतरा था कि अगर उसने हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया तो हमारा तो पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। जिस वजह से सोवियत यूनियन ने भी अपने दिन रात एक कर दिए न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए। और 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन बना भी लिया, जिससे अगर यूएस सोवियत यूनियन को न्यूक्लियर वेपन से धमकाता है तो उसके पास भी अपने बचाव के लिए एक न्यूक्लियर वेपन तैयार होगा। पर जापान पर न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करने के बाद इस न्यूक्लियर वेपन को कभी भी नहीं छोड़ा गया। और दूसरी और सबसे बड़ी चीज़ जो इस कोल्ड वार में शामिल थी वो स्पेस रेस थी, जिसकी शुरुआत हुई थी 1957 में, जब सोवियत यूनियन ने पहली बार एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को रॉकेट की मदद से स्पेस में भेजा गया। और ये पहली सैटेलाइट थी जिसे स्पेस में भेजा गया था। और इसके बाद 1961 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला एस्ट्रोनॉट, जो कि दुनिया का पहला एस्ट्रोनॉट था, जिसे उन्होंने स्पेस में भेजा था। और इस एस्ट्रोनॉट ने अपनी स्पेस फ्लाइट को कंप्लीट भी किया, जिससे यूएस को एक इनविटेशन मिल गया था स्पेस रेस में एंटर करने के लिए। और 1962 में यूएस ने अपना पहला एस्ट्रोनॉट जॉन ग्लेन को स्पेस में भेजा और उसने अपनी पहली स्पेस ऑर्बिटल फ्लाइट को कंप्लीट किया। और यूएस भी अब इस स्पेस रेस में पूरी तरह से घुस गया था। और अब यूएस और सोवियत यूनियन के बीच एक जंग छिड़ गई कि कौन पहले चांद पर चला जाए।
और 1969 में अमेरिका ने अपने अपोलो 11 मिशन को स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने पहले एस्ट्रोनॉट को, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को मून पर भेजा, जिसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से भी जोड़ा जाता है, जिसमें बताया जाता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को कभी भी चांद पर नहीं भेजा गया था। उसे किसी जगह पर शूट किया गया था और लोगों को ऐसा दिखा दिया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद पर गए हैं। पर नासा ने इस बात के कई सारे सबूत भी दिए हैं कि वो चांद पर गए थे, जैसे चांद की मिट्टी को दिखाया उन्होंने, और भी सारी चीज़ों को दिखाते हुए अपने आप को ये साबित किया कि उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को पहली बार चांद पर भेजा था। और ये कोल्ड वार ऐसे ही चलता रहा, जिसमें बीच बीच में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होती रहीं और दोनों ही संगठन एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे रहे। पर 1991 में माइकल गॉर्बेचेव ने जब सोवियत यूनियन से अपना इस्तीफा ले लिया तो सोवियत यूनियन पूरी तरह से टूट गया और यहीं पर कोल्ड वार का भी अंत हो गया, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज सोवियत यूनियन से जुड़ी हुई थी, यूएसएसआर से जुड़ी हुई थी, वो सभी देश सोवियत यूनियन से अलग होकर अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाने लगे। सो यही थी हमारी वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।